गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल, जिसमें हमने उसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो प्रयोगशाला विधि होती है निर्माण की वो पढ़ ली थी। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि, जिसमें आपको दो प्रोसेस पढ़ने हैं। सबसे पहला है बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस, दूसरा है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, रीज़न अभी आपको बताया जाएगा। जबकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो यूज़ किया जाता है वो है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, क्योंकि कम पैसे इन्वेस्ट करने पर इसमें हमें प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्राप्त होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस। बर्कलैंड एंड आइड विधि में या बर्कलैंड आइड प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गैस पाई जाती है, हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो गैसें हैं, इनको आपस में अभिक्रिया करा के सबसे पहले NO और फिर NO की अभिक्रिया दोबारा से ऑक्सीजन से करा करके NO2 गैस प्राप्त करी जाती है। और इस NO2 गैस को हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, जब जल से इसको पास कराते हैं तो ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से हमारा नाइट्रिक एसिड जो है हमें प्राप्त हो जाता है। जबकि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि जो अमोनिया होती है NH3, इसकी रिएक्शन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से करा करके NO प्राप्त किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर वही सेम प्रोसेस NO की रिएक्शन O2 से करा करके NO2 प्राप्त करते हैं और NO2 को जब वाटर से पास किया जाता है तो वो HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस में जब आप N2O2 की रिएक्शन N करा करके NO बनाते हैं तो एक बार में सिर्फ 1% नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही कन्वर्ट होकर NO में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि 99% हमारी जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गैस है वो वेस्ट हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है ये होती है एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी होने के कारण हमें इस अभिक्रिया में ताप जो है बढ़ाना पड़ता है, अपनी तरफ से हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है और टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है 3000 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर मेंटेन रख पाना मुश्किल होता है, और इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद भी जो अमाउंट मिल रहा है वो सिर्फ कितना है 1%। इस वजह से बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस जो है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। जबकि ऑस्वाल्ड प्रोसेस जो होती है वो होती है एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, और ये हो जाती है हमारी 800 डिग्री सेल्सियस पे। और इस रिएक्शन को कराने के लिए, इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें अपनी तरफ से हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, तो वो खुद ऊष्मा जो है वो क्या करती है, उत्पन्न कर रही है, हीट एनर्जी खुद ही फॉर्म कर रही है, और इसी हीट एनर्जी का यूज़ होता है 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। अब देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस देन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ये यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। सबसे पहले एयर को आप अंदर एंटर कराएंगे, यहाँ पर ब्लोअर लगा होता है जो एयर को एब्जॉर्ब करता है। एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होंगी। इन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को भेजा जाता है आर्क फर्नेस, इसको आर्क भट्टी कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस। ये देख रहे हैं इंडक्शन कॉयल, मतलब कि जो स्प्रिंग वगैरह हीटर वगैरह में लगती हैं इंडक्शन रॉड, वो यहाँ पर लगी हुई हैं। ये टेम्परेचर को कर देती हैं 3000 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 3000 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्शन करेंगी तो बनाएंगी NO, लेकिन एक बार में सिर्फ 1% नाइट्रोजन ऑक्साइड ही फॉर्म हो पाती है। बाकी 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब वो गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगी तो बनाएंगी NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। और वो ऑक्साइड जो गैस के फॉर्म में होगा तो यहाँ से गैसें निकली, कौन कौन सी, N2 निकली, O2 निकली, जो कन्वर्ट नहीं हो पाई है NO में, यानी कि अपरिवर्तित नाइट्रोजन ऑक्सीजन निकलेगी और NO निकलेगी। तो इसको पास करा लेते कूलर से। कूलर का मतलब यहाँ पर इसको ठंडा करने का काम होता है। ठंडा करने के बाद क्योंकि टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस था, उसको कम करके 150 तक लाते हैं, फिर इसको पास कराते हैं बॉयलर से। बॉयलर में यहाँ पर भरा होता है जल, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर क्या करता है, इस 150 डिग्री सेल्सियस की जो NO है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवेपरेट होता रहता है, और यहाँ पर हमें 50 डिग्री सेल्सियस पर NO को ला करके रख देता है। यानी अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 150 से कम होकर के 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस NO को भेजेंगे ऑक्सीडाइजिंग टावर में।
यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीकारक हमारा ऑक्सीकारक चैम्बर है वहाँ पर भेजेंगे। यहाँ पर जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन थी, भाई आपने यहाँ पे क्या कहा, आपने कहा कि यहाँ पर N2 और O2 जब रिएक्ट करेंगे तो उसमें से सिर्फ 1% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही NO बनाएंगे, बाकी की जो 99% N2 और O2 है वो यहाँ पर आगे क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो 99% जो O2 बची वो अब दोबारा से NO से रिएक्शन करेगी और बनाएगी NO2। वो NO2 गैस जो है यहाँ पर भेज दी जाती है एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में होता क्या, ऊपर से H2O जल गिर रहा होता है, नीचे से पत्थर है, धीरे धीरे यहाँ से NO ऊपर जाती है और वाटर नीचे आता है, बीच में NO और H2O की रिएक्शन होती है और H2O और NO जो है रिएक्शन करके, देखिए क्वार्ट्ज के क्रिस्टल यहाँ पर भर दिए जाते हैं जिनमें ऊपर से वाटर गिर रहा होता है, नीचे से NO2 गैस आ रही होती है और NO2 और H2O यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, HNO3। वो HNO3 यहाँ हम क्या करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड साथ में होगी, जो NO होगी या N2 और O2 जो गैसेज हैं कन्वर्ट नहीं हो पाई हैं, वो यहाँ पर बाहर क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं और इस तरह से हमें हमारा नाइट्रिक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे ला शातले, उनके अनुसार हमें इस रिएक्शन में अपनी तरफ से टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्रियाविधि देख लेते हैं डायग्राम से, तो यहाँ हमने समझ लिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है। क्रियाविधि देख लेते हैं। सबसे पहले जो बर्कलाइंड आइड विधि है उसमें जो हमारा नीचे आपने डायग्राम देखा, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम, इस डायग्राम में जो धूल के कणों के जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो धुएं के पार्टिकल हैं, स्मोक पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हटा करके फिल्टर करके जो प्योर एयर है उसको कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, उसको भेजते हैं विद्युत आर्क भट्टी में यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में और टेम्परेचर रखते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस और उन गैसेस को आपस में हीट किया जाता है। तो वहाँ पर वायु में उपस्थित जो N2 और O2 होगी, एयर में जो N2 और O2 प्रेजेंट है वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगी, NO बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, कह रहे हैं आर्क भट्टी से प्राप्त गैसें क्या होती हैं, N2O2 और 1% केवल NO मिलता है। भाई N2 और O2 बना रही NO, लेकिन सिर्फ ये 1% ही फॉर्म होता है, बाकी की 99% N2 और O2 क्या हो जाती है, बच जाती हैं। इनको भेज दिया जाता है तुरंत शीतलक कक्ष यानी कि कूलर में। ये देखिए कूलर भेज लगा हुआ है, यहाँ पर भेजते हैं। कूलर में भेज करके इसके टेम्परेचर को कर लिया जाता है 3000 से कम करके सीधे सीधे 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस कम कर लेते हैं और फिर यहाँ से भेजा जाता है इन गैसेस को बॉयलर में और बॉयलर में इनका टेम्परेचर कर लिया जाता है 150 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे होगा, तो उसके लिए बॉयलर में भरा होता है दोनों तरफ ठंडा पानी। ये ठंडा पानी क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपरेट होता रहता है और हमारी जो गैसेज है उनको ठंडा करता रहता है। बॉयलर में गर्म गैसों के मिश्रण से ऊष्मा लेकर जल वाष्पित होता रहता है और मिश्रण का तापक्रम कम हो जाता है। फिर इसके बाद गैसों को पास किया जाता है एल्युमिनियम की रॉड से, यानी कि एल्युमिनियम की नलियों से। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया नहीं गया लेकिन आगे यहाँ पर एल्युमिनियम की रॉड्स फिट रहती हैं, उसमें से हम यहाँ पर जो गैसेस हैं उनको जब पास कराते हैं तो टेम्परेचर और कम होकर के कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हुआ तो अब जो हमें गैसेस मिली उनको हम कहाँ भेज देंगे, प्राप्त गैसीय मिश्रण को ऑक्सीकरण टावर में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग टावर है, यहाँ से जो गैसेस का जो मिक्सचर है, गैसेस का जो गैसों का मिश्रण है उसे हम भेजेंगे ऑक्सीकरण टावर में। अब इस ऑक्सीकरण टावर में गैसों के मिश्रण में कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होंगी N2, O2 और NO। ये तो सिर्फ 1% होगी, 99% N2 और O2 होती हैं। तो जो NO है वो क्या करती है, शेष बची O2 द्वारा NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। यहाँ पर जो NO है वो O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 में कन्वर्ट होती है और इस NO2 को और साथ में जो गैसेस का मिक्सचर है उसको भेज देते हैं हम एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में होता क्या है कि यहाँ पर NO2 जो है वो जल में अवशोषित हो जाती है, वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है और फॉर्म करती है नाइट्रिक अम्ल। ये जो नाइट्रिक अम्ल मिलता है ये थोड़ा सा डाइल्यूट होता है क्योंकि ऊपर से वाटर गिर रहा है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा होने के कारण, जल की मात्रा अधिक होने के कारण जो NO2 में HNO3 में कन्वर्ट हुआ है वो डाइल्यूट होगा, वो तनु होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है, साथ में NO गैस जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है, उसे अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। तो HNO3 बनाना था, मिल गया। लेकिन
कह क्या रहे हैं कि वर्तमान में इस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन नहीं किया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये विद्युत आर्क है ना, ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से विद्युत धारा प्रवाहित करके जो इंडक्शन रॉड है उन्हें जलाना पड़ता है, और तब जाकर के टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो पाता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिसके कारण हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा वेस्ट होगा, और बदले में हमें जो NO मिलेगी वो कितनी होगी? सिर्फ 1%, मात्र 1% NO ही बन पाती है, और इस तरह से नाइट्रिक अम्ल का जो उत्पादन है वो महंगा पड़ता है। लेकिन ये एक जानी मानी, मतलब क्योंकि सबसे पहले यही विधि आई, सबसे पहली प्रोसेस यही थी, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। और इस तरह से हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से HNO3 का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो ये पहली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थी। अब सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन चलते हैं, ओस्टवाल्ड विधि, यानी कि ओस्टवाल्ड मेथड। अब देखिए, ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपको रफली हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, जो अमोनिया गैस होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO बनाती है। NO जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, वो O2 से रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा, और फिर इसके बाद जो NO2 है वो वाटर से रिएक्शन करके, H2O से रिएक्शन करके क्या बनाती है? HNO3 का फॉर्मेशन करती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। टेम्परेचर सिर्फ चाहिए 800 डिग्री सेल्सियस, और ये सब कुछ इसलिए आसान हो पाया क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और हमने पढ़ा हुआ है कि उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया को जल्दी कराने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो बर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस थी उसमें कोई हम कैटलिस्ट तो यूज़ कर नहीं रहे थे, इसलिए टेम्परेचर रखना पड़ रहा था 3000। लेकिन जैसे ही हमने ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ी उसमें उन्होंने प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज़ किया है, और इस प्लेटिनम कैटलिस्ट की हेल्प से हम 800 डिग्री सेल्सियस पर ही अमोनिया और ऑक्सीजन की हेल्प से HNO3 का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं, फिर पढ़ते हैं रिएक्शन मेथड। सबसे सिंपल डायग्राम, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें एक कैटालिटिक चैम्बर बना लेना है, जहाँ पर ये देखिए ये प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम कैटलिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। नीचे से हम पास कराते हैं अमोनिया और एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन। तो अमोनिया और एयर यहाँ आते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की ये जालियाँ लगी होती हैं, इनकी उपस्थिति में अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड पर भेज दिया जाता है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग टावर में। वही चीज़ है, NO जो है उसको NO2 में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग टावर, यानी कि ऑक्सीकरण का जो टावर है हमारा, वहाँ भेजते हैं। यहाँ पर जो NO2 मिलती है इसको फिर आप भेज दीजिए एब्जॉर्प्शन टावर में, जो आपने ओस्टवाल्ड प्रोसेस में यूज़ किया था। ऊपर से वाटर गिरता रहता है, पत्थर यहाँ पर भरे होते हैं, नीचे से NO2 जो है ऊपर जाती है, तो बीच में यहाँ पर NO2 और H2O ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? HNO3 बनाते हैं। वो HNO3 क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो नीचे यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है, जिसे हम पाइप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। और इस तरह से हमारी जो अमोनिया गैस है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO बनाएगी, NO O2 से रिएक्शन करके NO2 बनाएगा, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर से रिएक्शन करके HNO3 में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, एक उत्प्रेरक का उपयोग कर रहे हैं, इस वजह से टेम्परेचर हमें रखना पड़ता है सिर्फ 800 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें अपनी तरफ से हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करानी पड़ती, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और ला शातले के नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में हमें अपनी तरफ से ताप में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन होगी, जो एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो जो ऊर्जा निकलेगी वही दोबारा से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके यहाँ का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखेगी। अब यहाँ पर विधि जान लेते हैं। ये देखिए, ये तो आपको कंप्लीट रिएक्शन दी गई हुई है। जो NH3 है सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कैटालिटिक चैम्बर में, उत्प्रेरक कक्ष में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर निकल जाएगा और साथ में एनर्जी मिलेगी 21.6 किलो कैलोरी। अब ये जो NO मिला है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग टावर में, यानी कि ऑक्सीकरण टावर में।
जो NO2 मिली है उसको हम भेज देंगे एड्जॉर्प्शन टावर में, यानी कि अवशोषण कक्ष में। वहाँ पर जो वाटर ऊपर से गिर रहा है, जो जल ऊपर से गिर रहा है, वो H2O के साथ NO2 रिएक्शन करके HNO3 और HNO2 बनाएगा। जो HNO2 होगा वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 में, NO में और H2O में। इस तरह से हमें हमारा HNO3 जो है वो प्राप्त होता रहता है। प्रोसेस में जो लैंग्वेज है वो आपको अपने आप से लिखनी है। और होता क्या है प्रोसेस में, कि जिस तरह से डायग्राम में यहाँ शो किया गया है, करना क्या है कि अमोनिया, एक आयतन मतलब 1 वॉल्यूम अमोनिया, अगर आप 1 लीटर अमोनिया ले रहे हैं तो जो शुद्ध वायु होगी, जो प्योर एयर होगी, वो लेनी है आपको 9 वॉल्यूम यानी कि 9 लीटर। इनके मिक्सचर को, इनके मिश्रण को प्लेटिनम जालियों से युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, यानी कि प्लेटिनम की जो गॉज होगी, जो प्लेटिनम की यहाँ पर जाली होगी, उससे पास करेंगे कैटालिटिक चैम्बर में। तो जब आपस में रिएक्शन होगी, टेम्परेचर रखना पड़ेगा 800 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमें कम से कम 95% अमोनिया जो है वो NO में ऑक्सीडाइज हो जाती है। जबकि बर्कलैंड और आइड प्रोसेस में क्या हो रहा था, NO, नाइट्रोजन और O2 आपस में रिएक्शन करके सिर्फ 1% NO बना रहे थे, जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, 95% अमोनिया NO में ऑक्सीकृत हो रही है। तो आपका जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी प्रकृति के कारण उत्पन्न ऊष्मा प्लेटिनम उत्प्रेरक का तापक्रम 800 डिग्री सेल्सियस के लगभग बनाए रखती है। यानी कि क्योंकि ये रिएक्शन पहले से ही एक्सोथर्मिक है, तो जो हीट एनर्जी मिलेगी वो अपने आप ही टेम्परेचर कितना मेंटेन रखेगी, 800 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बाहर से हीट नहीं करना है। जो NO निकली उसको बस हमें पास कहाँ से कराना है, उसको शीतलक कक्ष यानी कि कूलर से पास करा करके भेज देते हैं ऑक्सीकारक टावर यानी कि ऑक्सीडाइजिंग टावर में। वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, वो NO से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। अब ये जो NO2 मिला, इसको भेज देते हैं अवशोषित टावरों में यानी कि एड्जॉर्प्शन टावर में, जहाँ पर ऊपर से क्या हो रहा होता है, जल टपकता रहता है, नीचे से NO2 गैस ऊपर जाने की कोशिश करती है क्योंकि हल्की होती है तो ऊपर जाएगी, और बीच में इनमें आपस में अभिक्रिया होगी और जो NO2 है वो H2O से रिएक्शन करके HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस तरह से जो हमें HNO3 मिलेगा वो होगा कैसा, डाइल्यूट HNO3, जिसको आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे हीट करके उसको कॉन्सेंट्रेट HNO3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सधूम नाइट्रिक अम्ल। आपको बोला जाता था केमिकल रिएक्शंस जब पढ़ाई जाती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बोला जाता था नाइट्रेशन के लिए फ्यूमिंग HNO3 यूज़ करना है, यानी कि सधूम नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है सधूम नाइट्रिक अम्ल, तो जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है वो भूरे पीले रंग का यानी कि ब्राउन येलो कलर का 98% प्योर नाइट्रिक एसिड होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे NO2 है, N2O3 है, ये प्रेजेंट होते हैं। और इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से ही इसका कलर जो है वो ब्राउन रंग का होता है। और ये जो गैसेज हैं, ऑक्साइड जो हैं, वो बाहर निकलते रहते हैं धुएं के रूप में, और इसे ही कहा जाता है सधूम नाइट्रिक अम्ल यानी कि फ्यूमिंग HNO3। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण। तो जो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल होता है, जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है, वो रंगहीन होता है, जल में अत्यधिक विलेय द्रव है यानी कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में आप किसी भी रेशियो में से क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है -41.3 डिग्री सेल्सियस हिमांक। इतने टेम्परेचर पे ये जम जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में। नाइट्रिक अम्ल का जो जलीय विलयन है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है नाइट्रिक एसिड का, उसमें 68% नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और आप देखेंगे नाइट्रिक एसिड का जो कलर होगा वो आपको मोस्टली पीला दिखाई देगा। वैसे तो ये कलरलेस होता है, लेकिन हमेशा या अधिकतर आपको ये पीले कलर में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होकर के NO2 गैस, ब्राउन कलर की NO2 गैस जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, वो प्राप्त कर लेता है। देखिए HNO3 है, डिसोसिएट होकर NO2 H2O और O2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि HNO3 के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है ताप अपघटन यानी कि थर्मल डिसोसिएशन, जिसे आप ताप अपघटन कहते हैं।
ताप अपघटन में क्या होता है कि जब आप HNO3 को हीट करते हैं, नाइट्रिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है धीरे धीरे या खुद ही नॉर्मल टेम्परेचर पे ही खुद ही अपने आप को ये क्या कर लेता है, डिसोसिएट कर लेता है किसमें, H2O और N2O5 में, यानी कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैस में और H2O में बैलेंस करेंगे तो 2HNO3 गिव्स H2O प्लस N2O5 नॉर्मल टेम्परेचर पर। दूसरा है इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रभाव। इसमें क्या है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो HNO3 होता है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि नाइट्रिक एसिड जो होता है, HNO3 जो होता है, वो लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में NO2 गैस का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर NO2 गैस बनाता है, H2O बनाता है और O2 बना लेता है। और इस NO2 गैस के फॉर्मेशन की वजह से ही इसका जो कलर है वो ब्राउन यानी कि भूरे रंग का दिखाई देता है। अधिकतर प्राय आप देखेंगे जो HNO3 है उसका कलर जो है वो भूरे रंग का आपको दिखाई दे। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में HNO, यहाँ पर ये जो HNO लाइट है, जो प्रकाश है, उसकी उपस्थिति में तुरंत ये NO2 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। और जो NO2 गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, वो भूरे रंग की होती है। तो इस वजह से हमें HNO3 का कलर भी जो है वो भूरे रंग का दिखाई देता है। आज के लिए एक्सप्लेनेशन को इतना ही रख रहे हैं। आज आपने पढ़ी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसको रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो पूछिए। ओके क्लास, थैंक यू।